एक है जगत बाहर, एक है मेरे भीतर। जो बाहर है असलियत में वो जगत है ही नहीं मेरा। मेरा जगत तो मेरे ही मन के स्तर पर लगातार बनता रहता है और मैं अपने जगत में कभी अमीर हो जाता हूँ, कभी गरीब हो जाता हूँ। अपने ही जगत में मैं ऊंचा हूँ, नीचा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ। अपने ही मन के जगत में मैं सब कुछ बनाए बैठा हूँ। अपने जगत में मैं कहता हूँ मैं सुंदर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। अपने जगत के हिसाब से मैं पूरे जीवन की यात्रा को लेकर चलता हूँ। हर व्यक्ति अपने जगत में जीवन को जीता है और वो जगत कहाँ है? यहां तो नहीं है बाहर। ये तो पेड़ है, ये तो सूर्य है, ये तो आकाश है, ये तो हवाएं हैं। वहां कहाँ जगत है? वो जगत तो मेरे अंदर है। और यदि आप उस जगत को ना बनाओ तो क्या जगत है? अगर आपने उस अपने अंदर के जगत को डिसॉल्व कर दिया तो जगत है ही नहीं। और यदि जगत आपने बना लिया तो जगत खड़ा है। हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। असलियत में जब आप बहुत ही गहरी नींद में होते हैं तो आप अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, सुंदर होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, किस उम्र के होते हैं, स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, कौन से देश के होते हैं, कौन सी भाषा को बोलने वाले होते हैं। कुछ होता है ध्यान? कुछ भी नहीं होता। असलियत में जो उसके बाद जब हम उठते हैं तो वो जगत मेरा है। अब उस जगत को हम कैसे बनाते हैं? उसमें फूल खिलाते हैं, उसमें प्यार डालते हैं, उसमें संतोष का भाव रखते हैं, उसमें निरीक्षा का भाव रखते हैं, सबके लिए एक अच्छा भाव रखते हैं, या केवल अपना 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 भाव रखते हैं। जब केवल अपने सुबह से लेकर रात तक हम अपने बारे में सोचते हैं तो वो जो जगत है वो गंदगी से भर जाता है, बदबू से भर जाता है। उसी को दुख कहते हैं। दुख और कुछ भी नहीं। मेरा जगत मेरे से भर गया, मेरा जगत मैं से भर गया, मेरा जगत मैं, मेरा और मेरे वालों से भर गया तो समझो दुख आएगा ही आएगा। उस जगत में जो मेरा जगत है उसमें मैंने क्या डाला है? प्रकृति डाली है, परम तत्व डाला है, भक्ति डाली है, ज्ञान डाला है, ध्यान डाला है। उसके अंदर रखा क्या है मैंने? वो पात्र मेरे पास था, मैंने किससे भर लिया? अपने वालों की बातों से भर लिया। मैं कुछ हो गया हूं, सुबह से उठकर रात तक इन्हीं चर्चाओं से भर लिया। अब मैं कुछ हो जाऊंगा, इन चर्चाओं से भर लिया। कौन सी चर्चाएं मेरे इस जगत में लगातार चलती हैं? आखिर है क्या? मैंने अपना जगत जो बनाया है वो किसी को पता भी नहीं है। पति और पत्नी दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन दोनों के जगत अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग ख्यालों से आते हैं। एक घोड़ा बेच रहा है, गधा बेच रहा है। एक एक बात में खुश है, उसी बात में दूसरे दुखी है। क्योंकि जगत, ये जो जगत है, जब ये जगत, एक व्यक्ति का जगत दूसरे व्यक्ति के जगत से एक जैसा होने लगे तो वहां पर मित्रता हो जाती है, वहां दोस्ती घट जाती है कि एक जैसा स्वभाव आ रहा है। लेकिन यदि ये जगत और दूसरे व्यक्ति का जगत बिल्कुल विपरीत हो तो कभी बनती नहीं है। इसलिए दो भाइयों में भी बनती नहीं है क्योंकि दोनों के जगत अलग अलग है। पति और पत्नी में बनती नहीं है क्योंकि दोनों के कहीं कुछ कॉमन चीज है ही नहीं। तो ये जो जगत है यहां पर कॉमन हो सकता है यदि जगदीश को अंदर बैठा दें, क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं। लेकिन जगत में बहुत वैरायटी है, बहुत इच्छाएं हैं, तो इसलिए कभी भी एक नहीं होता। और गीता में भगवान से, जब भगवान दूसरे अध्याय में चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन को पूरा ज्ञान बता रहे हैं, कर्म बता रहे हैं, स्थिर बुद्धि कैसे हो, समाधि क्या हो, वो चर्चा कर रहे हैं, तो अर्जुन पूछता है, क्या पूछ रहा है अर्जुन? वो कहता है कि हे हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है?
कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब इस जगत में तीन चीजें देखी जाती हैं। क्या क्या देखते हैं? आप कैसे बोलते हैं, है ना, कैसे बैठते हैं, उठते बैठते कैसे, और कैसे चलते हैं। और जब बैठते हैं चलते हैं तो क्या पहना हुआ है, कपड़ों को कैसे लिया हुआ है, कैसे ड्रेसअप है, बाल कैसे हैं, बिखरे हैं या सधे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं वो, इच्छा क्या है कि पहली बात है कि समाधि में जो ध्यान में टिक गया है व्यक्ति, वो अब जगत में कैसे रहेगा। क्योंकि अर्जुन को भी यह सिखाया गया था कि राजा है ना, तो राजाओं को क्या सिखाया जाता है बच्चों को, कैसे बोलना है, बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, चलना कैसे है, ड्रेसअप कैसे होना है, बस यही शिक्षा होती है मेन। और उसमें जो पारंगत हो जाए वो जगत में बहुत आगे बढ़ जाएगा। यदि आपको बोलने की कला नहीं आई तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। एक सीमा तक तो बढ़ेंगे, उसके बाद वहां पर रुक जाएंगे, क्योंकि वो आर्ट डेवलप नहीं हुई जो हमें जगत से जोड़ती है, लोगों से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो पहली बात है कि हम जो बोल रहे हैं, देखो हम क्या पहनते हैं वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर का पता लगता है, पहनने से केवल बाहर का पता लगता है। तो आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब कौन से शब्द हैं आपके, कौन से शब्द होंगे हमारे, जो हमारा मन होगा, जो जगत होगा। अब जगत में यदि इच्छा है तो मेरे शब्द कौन से होंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहां जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो घूमना है। अब इच्छा भरी है तो शब्द क्या है, सुबह से हम शुरू हो जाएंगे। सुबह उठे और सबसे पहले जगत खुला और उसमें जो कचरा भरा है वो मुंह से निकलना शुरू हुआ, क्योंकि वो जगत मेरा है। और यदि जगत मन अंदर हमारे दिव्यता हो तो अब मुंह से क्या निकलेगा, वो दिव्यता निकलेगी। मेरे अंदर क्या है वो पता लगता है कि जब मैं मुंह खोलता हूं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। तो आपके शब्द जब घर में, बाहर, व्यवहार में, व्यापार में जब आप शब्द दे रहे हैं तो उससे आपकी दिव्यता पता लगनी चाहिए, बुद्धिमत्ता पता लगनी चाहिए, आपके अनुभव पता लगने चाहिए, बिखरापन नहीं हो। शब्द बहुत कीमती होते हैं, इनकी कितनी कीमत आप कर सकें वो करें। आप ऐसा समझे कि जैसे एक एक शब्द यदि मैं खर्च कर रहा हूं तो उसका मैं कुछ पैसे दूंगा। यदि इतनी कीमत आप कर सको तो असलियत में आपका जो मन है वो काफी हद तक सजने लगेगा, संवरने लगेगा, सधने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, ठहरने लगेगा। जो लोग बहुत वाचाल होते हैं, बोलते रहते हैं, जरूरत नहीं है, बोले जा रहे हैं, वो कभी भी एकाग्र बुद्धि नहीं होते, वो अंतर्मुखी यात्रा की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत बाहर आ गए हैं। अच्छा, ध्यान में हम क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, चुप हो जाते हैं, चाहे नींद में बड़बड़ाते रहते हो, चुप हो जाते हो, प्रार्थना में भी चुप हो जाते हैं। जो भी महत्वपूर्ण ऊर्जा के संचय जहां भी हो वहां पर हमें चुप होना ही पड़ेगा, क्योंकि बोलने से ऊर्जा बह रही है। और हम बोल कब रहे हैं, जब आपका मन चल रहा है। अपने मन को जितना शांत रखा जा सके, जितना हल्का रखा जा सके, अनावश्यक ख्यालों से जितना खाली रखा जा सके, उतना ही अच्छा है। यदि कर सकें तो उससे बढ़कर वीरता का काम नहीं है। किसी कोई गलती देखी, हमने लगे बोलने, फिर क्या होता है, अब वो आपकी गलती देख के बोलना शुरू कर देगा। आप देख क्यों रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं तो मन चलेगा, मन चलेगा तो बोलेंगे, बोलेंगे तो हमारी वाणी गड़बड़ा जाएगी। और जगत आपकी औकात को आपके बोलने से नापता है। आपके कपड़ों से एक सीमा तक नापेगा, लेकिन जब आप व्यवहार करोगे तो अब आपके अंदर का पता लगेगा।
तो कोशिश करो, अर्जुन भी यही कह रहा है कि वो बोलता कैसे है। जो ध्यान में चला गया है व्यक्ति, जो ध्यान करता है, अब वो बोलता क्या है, वो कौन से शब्द बोलेगा, कैसे बोलेगा। प्रश्न तो अच्छा कर रहा है ना वो। भाई ध्यान वाला व्यक्ति कैसे बोलेगा? जैसे आप कहो भैया कोई बहुत ही देश का सबसे रईस व्यक्ति है, वो कैसे बोलता होगा, क्या बातें करता होगा? नहीं अच्छा होगा कि जो सबसे सुपर स्टार है वो कैसे बातें करता होगा, कौन सी बातें करता होगा। जो सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री है वो कैसे बातें करती होगी? नहीं, मन चलता है ना। फिर ये चलेगा क्या पहनते होंगे वो, फिर ये चलेगा क्या खाते होंगे वो, फिर उनकी नकल करने लगते हैं। नकलची तो पूरे हैं। अच्छा, नकल करके क्या वैसे हो जाएंगे? नकल करके वैसे नहीं होंगे, बल्कि जो हम हैं वो भी चला जाएगा। हम अपना भी भूल जाएंगे और वो बन नहीं पाएंगे। हम जीवन में कुछ ऐसे जी रहे हैं, उसके जैसा दिखूं, उसके जैसा उठूं, उसके जैसा पहनूं, उसके जैसा खाऊं, उसके जैसा रहूं। उसके कारण से हम जो हैं, हमारा जो स्वभाव था वो भी कहीं खो गया, और उसके जैसा तो हम कभी बन ही नहीं पाएंगे। आज तक कितने कृष्ण बने हैं, कितने राम हुए हैं, कोई दूसरा हुआ है? कोई रावण भी दूसरा नहीं हुआ, कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो उसके जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है। अब उसके जैसा बोलूं, किसी के जैसा जैसे ही आप होंगे, बस समझो कि आपने अपने स्वभाव को पूरी तरह से धिक्कार कर दिया, उसे हटा दिया। आप अपने जैसे हो जाओ। आप पिक्चर देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे की एक्टिंग करके दिखाता है तो वो आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ओरिजिनल एक्टिंग का दाम होगा या डुप्लीकेट का दाम होगा? कोई ओरिजिनल गायक है, उसी का गाना कोई दूसरा गा रहा है, तो दाम किसका ज्यादा है? ओरिजिनल। आपका जो ओरिजिनल स्वभाव है, आपका जो ओरिजिनल है अंदर से जो है, आप उसमें आओ, ना कि दूसरे में आओ। आपकी जो तरक्की है, आपकी जो उन्नति है, जो प्रोग्रेस है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो आपके स्वभाव से होने वाली है। किसी के जैसे हो जाने से, बन जाने से, दिख जाने से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहली बात होगी भैया बोलें कैसे। हम्म। और क्या बोलें, कितना बोलें, कब चुप हो जाएं, कब पोज दें, कब पूर्ण विराम, कब कोमा, कब कैसे किस तरह से अपने आप को हम ध्यान दें। सुबह से उठें तो आपके जो मुंह है, जो बोलने की क्रिया है, वो क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इससे आपका आकलन होने वाला है। ठीक है? तो अर्जुन का प्रश्न भी अच्छा है। अच्छा, जब आप ध्यान करोगे, आप कभी ध्यान करना, सुबह को सब करते ही होंगे, हम सब संगत हैं, साधक हैं। तो जो ध्यान करते ही हैं, तो उसके बाद आप देखना आपकी बोली में अंतर आ जाएगा। आप सो के उठते ही आप अच्छा ही बोलेंगे, कभी गाली गलौज नहीं करेंगे। यदि कोई बिखरा हुआ व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो और उससे कभी बात करनी हो आपको, तो सबसे सही समय क्या है उससे बात करने का? सुबह ही पकड़ लो उसे बात करते हुए। रात को नहीं पकड़ना, रात को आप फंस जाओगे, सुबह को आप उसे फंसा लोगे। क्योंकि रात को यदि बिखरा हुआ व्यक्ति है तो वो प्रमुख हो जाएगा, वो वाचाल हो जाएगा, वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। और सुबह के समय दिव्यता होती है। इसलिए यदि कोई बेस्ट डील जीवन में करनी हो तो सुबह के समय करना। ऑफिस में जाके भी सबसे पहले बेस्ट काम करना, महत्वपूर्ण कार्य सुबह के लिए छोड़ देना। इसलिए महत्वपूर्ण कार्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रार्थना है, पूजा है, पाठ है, ज्ञान है, ध्यान है। इसलिए वो सबसे सुबह कर लिया जाता है, और बाकी तो सब ऐसे ही है, वो काम दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे सुबह हो। तो सबसे सुबह आप ध्यान करो, योग करो, अपने नित्य कर्म करो, नित्य जो दिनचर्या है उसको बेस्ट रखो।
क्योंकि आपका यदि मन अच्छा हो गया तो दिन भर आप अच्छा बोलने वाले हैं। फिर आपका उठना कह रहा है कि बैठता कैसे है। केवल बैठने से व्यक्ति की पूरी एनर्जी का पता लग जाता है, उसके उत्साह का पता लग जाता है। अच्छा, कोई दुखी व्यक्ति बैठा हो, आप उसके घर पहुंचे, आप जैसे वो आपने उसे देखा, आप पहचान जाओगे या नहीं पहचान जाओगे कि ये दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, कुछ लुट गया है, पिट गया है, किसी ने गाली दे दी है, इसका कुछ चोरी हो गया है। पहचानोगे या नहीं पहचानोगे? हाँ या ना? क्यों पहचान लोगे? क्योंकि हम भी कभी ऐसे ही बैठे थे, आप भी थी। और कोई उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति बैठा हो तो उसे देखकर पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे? उसकी आंखों की चमक अलग होगी। परेशान व्यक्ति की आंखों की चमक कहीं खो जाती है, उत्साह से भरे हुए व्यक्ति की आंखों की चमक आ जाती है। तो आप जब बैठते हो, जहां भी बैठते हो, क्योंकि या तो आप बैठते हो या आप चलते हो, खड़े होते हो, है ना, और दोनों में आप बोलते हो और कुछ करते हो दिन भर। या तो आप बैठे हो ऑफिस में, घर में, और या आप खड़े हो, चल रहे हो, और क्या करते हो? दोनों में बोलते हो। अब तीन ही बातें वो पूछ रहा है कि भैया जब वो बैठा है व्यक्ति तो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, और जो चल रहा है, खड़ा है, तो कैसे बोलता है। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, इस बॉडी लैंग्वेज पर फिर बहुत विस्तार होता है। सारा मेकओवर बॉडी लैंग्वेज पर किया जाता है। कोई भी यदि पब्लिक फिगर है, वो स्टेज पर होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे सिखाई जाती है कि जब आप स्टेज पर होंगे तो आप कैसे स्टेज को आप संभालें, कैसे माइक को कैसे बैठें, वहां स्टेज पर कैसे चलें। एक एक चीज सिखाई जाती है जो स्टेज पर काम करते हैं। यूं ही नहीं, क्योंकि उनको न जाने कितने लोग देख रहे होते हैं, तो उनका चलना, उनका बैठना सिखाया जाता है। उनका अपना नहीं होता, सिखाया हुआ होता है, फिर उनका अपना हो जाता है। तो आप बैठने से काफी हद तक आपकी ऊर्जा का पता लगता है, क्योंकि जब हम झुककर बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्व गति की तरफ नहीं बहती। जैसे हमने अभी आज चक्रों पर ध्यान किया, तो चक्रों का ध्यान का मतलब है कि एनर्जी अलाइन हो जाए, ऊर्ध्व गति की तरफ जाए। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ऐसे सीधी बहे। वो तब बहेगी जब आप सीधे बैठे होंगे और जरा सा ही झुके नहीं कि एनर्जी जो है, जो राजपथ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। राजपथ देखा आपने? इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक आड़े तिरछे रास्ते हैं या सीधे सीधे एकदम? बिल्कुल सीधा। अगर आप इन स्टेप से भी नापोगे ना, परफेक्ट होगा। जरा सा भी, फिर वो तो घूम जाएगी। लेकिन राजपथ का मतलब है जो बिल्कुल स्ट्रेट चले, उसे राजपथ कहते हैं। और कुंडलिनी शक्ति का राजपथ होता है जहां वो सुषुम्ना में बहती है, उसका नाम है राजपथ। मतलब कि यदि आप बैठे हैं और जरा सा भी झुके हैं, गर्दन झुकी है, कमर झुकी है, तो आपने अपने राजपथ को, अपनी स्ट्रेट लाइन को, अपनी एनर्जी फ्लो को इम्बैलेंस किया हुआ है। तो उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति सीधा होता है, और जब आप सीधे होते हैं तो आप उत्साह से भरे होते हैं। कभी उत्साह से भरना हो तो सीधे हो जाना, और कभी आपको दुखी होना हो, बैठे बैठे क्या करना भाई, चलो आज दुखी हो जाते हैं, करके देखते हो, तो आप झुक के बैठ जाना, थोड़ी देर मुंह लटका के बैठ जाना। देखो थोड़ी देर में आपके अंदर एनर्जी फ्लो इम्बैलेंस हो जाएगा, आप नेगेटिव होने लगेंगे। क्योंकि जब मुंह लटकाते हैं तो आप नेगेटिव होते हैं, और जब सिर उठाते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं। भाई मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप नेगेटिव हो। तो सिर उठा के जियो। तो सिर उठा है तो उत्साह भरा है, उल्लास भरा है। आपके उठने में, बैठने में, चलने में आपकी बॉडी जो है वो सब कुछ बता देती है। यदि कोई समझने वाला है, पारखी है, तो आपके केवल उठने, बैठने और चलने और बोलने से आपके पूरे के पूरा, आपके अंदर मन में क्या चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी बुद्धि की बुद्धिमत्ता कैसी है, सब कुछ पता लग जाता है। तो यूं ही थोड़ी होता है कि मास्टर के सामने शिष्य आता है, वो उसके उठने बैठने को देखता है और वो उसका चित्त खुल जाता है, वो अंदर पढ़ लेता है अंदर क्या चल रहा है इसके।
ऐसे ही थोड़ी है, क्योंकि आपकी एक एक एक्शन आपके अंदर के मन के आधार पर चल रहा होता है। तो उठना, आपका बैठना और आपका चलना बड़ा महत्वपूर्ण है इस जगत के लिए भी और अंदर की यात्रा के लिए भी। जितनी आपकी कमर सीधी होती है उतना आपका ध्यान लंबे समय तक लगेगा, ज्यादा लगेगा, गहरा लगेगा। उतनी उम्र लंबी होगी, उतना बीमार कम पड़ेंगे। शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, भावनाओं के स्तर से आप बीमार कम पड़ेंगे। जिनको बहुत इमोशंस हो, इम्बैलेंस हो, बिल्कुल अंदर हलचल बहुत ज्यादा रहती हो, वो केवल सीधा बैठना शुरू कर दें, आपके इमोशंस बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। जो निर्णय सही ना ले पाते हो जीवन में, वो सीधा बैठना शुरू कर दे, बुद्धि के लिए एनर्जी का फ्लो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जिनके अंदर बहुत सारे थॉट्स भरे हों, वो सीधा बैठना शुरू कर दे। जो अनावश्यक थॉट्स हैं वो छटने शुरू हो जाएंगे, हटने शुरू हो जाएंगे। और जिनको पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो, पेट खुलकर साफ ना होता हो, या पाचन तंत्र की गड़बड़ी, जब हम झुककर बैठते हैं तो पाचन तंत्र के ऊपर पीछे से जो एनर्जी फ्लो है वो पूरा नहीं मिल पाता। इस कारण से पेट की बीमारियां शुरू होती हैं। जो झुककर बैठते हैं उनको पेट की बीमारियां अक्सर शुरू हो जाती हैं। और जब आप झुककर बैठते हैं तो आपके लंग्स सिकुड़ने लगते हैं। जो लंग्स फैलने चाहिए थे वो सिकुड़ जाते हैं। आपके हार्ट पर एक लगातार अनावश्यक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आप ना ऑक्सीजन ज्यादा ले पाएंगे, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, तो आप वैसे ही आलस में आ जाएंगे। तो जब आप सीधे बैठे हैं, बैठना जो अर्जुन कह रहा है कि बैठता कैसे है, तो ध्यान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति केवल सीधा बैठता है। तो सीधे बैठना है। अच्छा, सीधे बैठने में हमारा अहंकार नहीं झलकना चाहिए। सीधे चलने में हमारा अहंकार नहीं झलकना चाहिए। अक्सर लोग जो सीधे अकड़े अकड़े रहते हैं वो अहंकार से बहुत भरे भरे रहते हैं। ऐसे सीधे कि आपसे ज्यादा झुका हुआ कोई ना हो। इतने सीधे हो जाओ कि सामने वाले को लगे कि ये तो पूरी तरह से समर्पित हो गया है। और इतने समर्पित हो जाओ कि सामने वाले को लगे कि इसके जैसा सरल सहज स्वभाव वाला व्यक्ति है ही नहीं। तो हमारा बैठना बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए और हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है आपके अंदर को। तो अंदर को संवारना है, इसलिए बाहर से संवारना शुरू करो। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले आसन करो फिर ध्यान करना। पहले अपने उठने बैठने के पोस्चर को ठीक करो, उसको अलाइनमेंट दो, उसकी एनर्जी को बैलेंस करो। उसमें यदि इम्बैलेंस कहीं हो गया तो आप अंदर की यात्रा नहीं कर पाओगे। तो व्हील अलाइनमेंट होते हैं ना कार में, तो यदि कार का व्हील अलाइनमेंट ठीक ना हो तो फिर वो कार परफेक्ट जब तेज दौड़ती है तो उस पर एकदम पता लग जाता है कि अलाइनमेंट नहीं है। ऐसी बॉडी में आपका अलाइनमेंट ना हो, जिस भी ज्वाइंट में अलाइनमेंट ना हो, तो वहां पर पेन शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है और ऑर्थोपेडिक उसको समझ नहीं पाता, वो कहता सर्जरी करेंगे। वो था मिस अलाइनमेंट थोड़ा सा। तो बॉडी को अलाइनमेंट चाहिए, इसलिए योग के आसन महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले कर लो, स्थूल रूप से शरीर को तैयार कर लो, फिर वो अच्छी तरह बैठेगा, अच्छी तरह चलेगा, अच्छी तरह खड़ा होगा। और जब शरीर आपका स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो आपका मन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और जब मन पॉजिटिव है तो आपके शब्द भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो कह रहा है कि वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है और कैसे चलता है, कैसे बैठता है ना। अच्छा, जगत क्या देखता है आप में? एक तो आपके कपड़े देखेगा, भाई आप क्या पहनते हो, उससे आपका आकलन करेगा। जिससे आपको मतलब आप जानते ही नहीं उसको कि वो कहाँ कौन है, तो आप उसका क्या देखकर आकलन करते हो कि ये कैसा व्यक्ति है। भाई पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से आता है, खाते पीते घर से आता है या नहीं आता, क्या देखोगे? उसके कपड़े देखोगे। वो व्यक्ति था ना, बस शादी के लिए सज धज के जा ही रहा था, तो उसका दोस्त आ गया। अब दोस्त आया था दूर गांव से, कानपुर से। अब वो निकल रहा था तो कहने लगा कि मैं तो शादी में जा रहा हूं, तो बिना बताए आ गया, घर में तो कोई है नहीं, मुझे तो ताला लगाना है घर पे,
तेरे भरोसा थोड़ी छोड़ के जाऊंगा घर। तो दोस्त कहने लगा मुझे भी ले चल। कहने की बात तो तेरी ठीक है, चल तू भी चल शादी में। लेकिन दोस्त ने कहा यार तेरे कपड़े तो अच्छे नहीं है, वहां शादी में तुझे ले जाऊंगा सब तुझे ही देखेंगे, ये कहाँ से भिखारी आ गया, तो इतनी दूर से चल के आया है। तो ये जो आया था महाशय रामदीन, कह लेगा तू यार अपना कोई कपड़ा दे दे अच्छा सा। तो ये गया अपने अलमारी में जो सबसे अच्छी ड्रेस थी, उतनी अच्छी इसने भी नहीं पहनी थी, क्योंकि शादी के तो कुछ गिने चुने कपड़े होते हैं ना, उसके पास दो ही थे, एक अपना आप पहन ली थी, एक उससे अच्छी और ड्रेस थी, अब मजबूरन इसको देनी पड़ी। अब इसने अपने दोस्त ने एक ड्रेस पहन ली है, दोनों बन ठन के पहुंचे शादी में। अब शादी में पहुंचे तो ये इसके साथ था। तो कोई पूछे भैया ये कौन है, कह ये हमारे दोस्त हैं रामदीन, और जो इनके कपड़े हैं वो मेरे ही हैं। कहने लगे कपड़े मेरे। अब इसे बेचारे को बड़ा परेशानी हुई है, तो जेब खा गया। अलग जा कहने लगा भाई पागल हो गया तो, कैसी तो बिल्कुल ही बेइज्जती कराने में तुल गया है, तू नाई लेकर आता मुझे, तेने कपड़े दिए इसका थोड़ी तू गाता फिरेगा तेरे कपड़े मेरे हैं, मतलब जैसे मेरे पास कपड़े ही नहीं है। ऐसे नहीं बोलते? अच्छा ऐसे नहीं बोलते, हाँ ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। फिर आगे कोई दूसरा मिला, भाई ये मेरे दोस्त रामदीन, और जो कपड़े हैं वो इन्हीं के हैं। अब ये फिर बेचारा परेशान, कह ले तू कपड़े की बात क्यों कर रहा है? उसके मन में कपड़ा पड़ा है, क्योंकि वो उसका है, जिसका जो होता है ना वो केवल उसे वही दिखता है, उसे और कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए फिर डांट दिया अपने दोस्त को। फिर थोड़ा आगे चले, वहां पर तीसरा दोस्त मिला, कह लेंगे ये भैया हमारे दोस्त रामदीन, और कपड़े की बात तुम करेंगे ही नहीं, ये कपड़े किसके पहने हुए हैं। तो दुनिया आपके कपड़े क्या पहने हैं, आप दिखते कैसा है, उससे आपका आकलन करने लगेंगे। अच्छा दुनिया के लिए कपड़े बहुत जरूरी हैं, तो उनके लिए कपड़े अच्छे से अच्छे पहनो, और अंदर के लिए कपड़े कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ध्यान में जब बैठो तो जो सबसे कंफर्टेबल कपड़ा हो, जो बिल्कुल आपका लगे कि सबसे सस्ता कपड़ा है, सस्ते से सस्ता कपड़ा यदि कुछ हो सकता है, वो कपड़ा पहनकर ध्यान में बैठना। आप सूट बूट कोट टाई पहन के, टाई टोपला पहन के ध्यान में बैठोगे तो होगा ध्यान? नहीं होगा। अंदर जाना हो तो रात के कपड़े कौन से होते हैं आपके? रात के कपड़ों में यदि कोई आ जाए, बेल बजे, तो आप सबसे पहले कपड़े बदलने भागोगे, कोई देख लेगा क्या पहने हुए हैं। तो जो अंदर की यात्रा में बाहर के कपड़े सहायक नहीं होते, इसलिए उनको छोड़ देना होता है। और इसलिए सन्यासी कहते हैं कि कपड़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम तो एक ही कपड़ा पहन लेंगे, मरने में भी वही है, जीने में भी वही है, कोई शादी में बुलाए तो भी वही है, कहीं जाना हो तो वही कपड़ा है, कपड़े में कोई भेद ही नहीं है। और हमारा मन बहुत चलता है, ये कपड़ा वो कपड़ा वो कपड़ा वो कपड़ा, नहीं हो जाते शुरू। मान लो शादी का नौता आया आपके पास में, अब शुरू हो जाओगे या नहीं क्या पहन के जाऊं? तो कपड़े बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जगत के लिए, लेकिन अंदर के लिए वो कपड़े महत्वपूर्ण नहीं है, वो गैर महत्वपूर्ण है। तो अंदर जाना हो, जो अंदर के लिए प्रिय है, जो अंदर जाना चाहता है, वो कपड़ों पर नहीं जाता, वो फिर कुछ भी पहने, फक्कड़ है कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जगत के लिए कपड़े चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि बन ठन के बाहर निकलो। क्योंकि आप, कहावत है कि खाए मन भावा, पहने जग भावा। जो दूसरों को अच्छा लगे वो कपड़े पहनो, क्योंकि कपड़े आप अपने लिए पहनते ही नहीं हो। यदि अपने लिए पहन रहे होते तो आप वो कपड़े पहन के रात को घर में रहते, घर में जब छुट्टी होती है तो वही कपड़े पहन के रहते। आप तो बिल्कुल हल्के से हल्का, बिल्कुल बेकार कपड़ा पहन लेते हो घर में, क्योंकि आपको कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कपड़े पहन लेते हो, इसका मतलब कपड़े किसके लिए हो गए? दूसरों के लिए। दूसरों की आंखों में जो आपका कपड़ा है वो अच्छा लगना चाहिए, इसलिए आप कपड़े पहनते हो। हाँ है ना, यही तो है ना।
तो जब आप जगत में हो तो अच्छी तरह से बन ठन के हो, लेकिन गलती क्या हो जाती है कि फिर हम जगत में इतना बाहर जाते हैं, इतना बाहर जाते हैं कि अंदर आना भूल ही जाते हैं। तू अपने घर में जरूर आ जा। तो पूछ रहे हैं कि जब ध्यान जिसको प्रिय लग गया है, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका बोलना कैसा होता है? तो हम सबका भी ध्यान प्रिय है, हम सबका भी सत्संग प्रिय है, सत्शास्त्र प्रिय है, सत्वार्ता प्रिय है। जब भी मौका मिलता होगा आप लोग गीता उठा ही लेते होंगे, आपस में चर्चा कर ही लेते होंगे, अंदर बैठ ही जाते होंगे, ध्यान में उतर ही जाते होंगे। तो हमारा अब बैठना चलना लोग देख रहे हैं। जिन लोगों को पता है कि आप सत्संग जाते हैं, फिर आपको ये अंदर से भाव उठेगा कि मेरे से कोई गलत काम ना हो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ये सत्संग, क्या सत्संग करते हो तुम? नहीं होता यार, तुम क्या मंदिर जाते हो, घर में तो लड़ते हो तुम। तो यदि घर में आकर, मंदिर से घर में आकर लड़ रहे हैं, तो मंदिर गए या नहीं गए? मंदिर जाना ही बेकार था। तो आपका व्यवहार कैसे है? यदि, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक आदर्श के रूप में हमारा जीवन हो जाता है कि लोग हमारे आदर्श को देखें और अपने जीवन को बदलें। और यदि हमारा ही आदर्श नहीं बदला तो फिर वो क्या बदलेंगे? अच्छा, पता लगे कि आप सत्संग जाते हैं और जैसे वो बोलते हैं वैसे ही आप बोलते हो, जैसे वो वैसे ही आप, तो कुछ अंतर हुआ? फिर तो कोई अंतर नहीं हुआ। तो अंतर तो आना चाहिए ना भाई। एक स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जब आप पार्क में खेलते हुए देखते हो, तो वो जो बोलते हैं, आप कभी देखना, और बिल्कुल एकदम कहीं गली और बिल्कुल अनपढ़ से बच्चे जब खेल रहे हो तो उनकी भाषा देखना, वो बिना गाली के बात ही नहीं करेंगे। आप निकलते हुए वो गालियां दे रहे होंगे खेल खेल में, हाँ या ना, देखा या नहीं देखा? नहीं तो आप देखना, कान लगाकर सुनना कि बोल क्या रहा है व्यक्ति। आप यदि बच्चों के पास से निकलो तो पता लग जाएगा कि उनकी शिक्षा कैसी है। किसी घर के आसपास से निकलो, वहां बातें कौन सी हो रही हैं, आपकी रात के डाइनिंग टेबल पर कौन सी बातें होती हैं, वही महत्वपूर्ण है। उसी से पता लगता है आपका घर कैसा है। या सुबह की चाय पर, या जब भी परिवार इकट्ठा होता है तब कौन सी चर्चाएं होती हैं, उससे पता लगता है कि परिवार की एनर्जी कैसी है, उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी वार्ता कैसी है, वो बहुत बहिर्मुख है या अंतर्मुखी है, मन शांत है या हलचल से भरा है। तो क्या करना है? कोशिश करनी है कि अपने आप को साधना है, क्योंकि यही जीवन है, और कोई जीवन मिलने वाला नहीं है। एक ही जीवन है। भोग तो भोग भोग कर देख लिया, वो तो भोगते ही रहेंगे, उसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा है। परिवार भी हमारे पास है, धन भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास ही है। लेकिन यदि थोड़ा सा उसमें परफेक्शन आ जाए, दाल में यदि छोंक लग जाए, तो दाल थोड़ी सी टेस्टी लगती है, नहीं लगती? शाही पनीर बना हो और नमक ना हो उसमें, तो किस कीमत का है वो? अच्छा, नमक की कीमत कितनी है? नमक 50 रुपए में आएगा इतना सारा? नहीं आएगा। जरा सी नमक की कीमत उस महंगी डिश में कितनी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही जरा सा अध्यात्म यदि जीवन में आ जाए, तो पूरे जगत की जो दिनचर्या है वो बड़ी महत्वपूर्ण और फलक के साथ हो जाती है। तो कैसे उठना है? मतलब आपका जो बाहर का, सबसे पहले आपका चेहरा है ना, वपु कृषोत्तम वदने प्रसन्नता कहा है। चेहरे पर प्रसन्नता हो और शरीर पतला हो, ये दो निशानियां हैं आपके स्वास्थ्य की। योग कहता है कि चेहरा प्रसन्नता से भरा होना चाहिए और शरीर पतला होना चाहिए। शरीर मोटा ना होने दो, हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करो, लगातार उसको प्रयास करते रहो, और चेहरे पर लगातार प्रसन्नता का भाव बनाए रखो। ये हुआ योग। अब दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि उठना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है।
आज जो क्लास है, ये सत्संग हो रहा है, मेक ओवर पे हो रहा है कि जगत में आपको पेश कैसे होना है। क्योंकि जब आप अंदर से सध जाते हो तो आपका सब कुछ सधा हुआ होता है। जब आप अंदर से बिखर जाते हो तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। सधे हुए व्यक्ति का एक एक बाल परफेक्ट होता है और बिखरे हुए व्यक्ति का सब कुछ इम्परफेक्ट होता है। वो हर तरह से बिखरता है। वो वाणी से बिखरेगा, विचारों से बिखरेगा, निर्णयों से बिखरेगा, कर्मों से बिखरेगा, सब कुछ वो भी जो करेगा वो सब बिखरा 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 करेगा, क्योंकि अंदर बिखर गया है। और जो अंदर सध गया है उससे जो भी कुछ होगा सब सदा 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 होगा। शांत व्यक्ति जहां भी जाएगा शांति लेकर ही आएगा, और बिखरा हुआ व्यक्ति जहां जाएगा वो बिखेर के ही आएगा। जो शांत बैठे थे उनको बिखेर के ही आएगा। तो कैसे बैठना है, पहली बात ये होगी। तो कैसे बैठना है? सीधे बैठो, लेकिन ऐसे ना हो कि हम अकड़ गए हैं जी, अकड़े हुए ना हो। अंदर ज्ञान भरा है और लेकिन शरीर सीधा है। कुछ लोग होते हैं अंदर से अकड़े पड़े हैं। शरीर सीधा होना चाहिए। आपकी चाल में एक रौनक होनी चाहिए। जब आप चलो तो लगना चाहिए कि हां कोई निकल के गया है मेरे पास से। ये कौन गया? चाल ऐसी हो, मदमस्त चाल हो। आपकी चाल में आपकी एनर्जी फ्लो दिखे। आपकी चाल ऐसी हो कि कंधों का मूवमेंट उसके साथ चले। मतलब पूरी लेफ्ट और राइट एनर्जी, जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो पैरों का अलाइनमेंट है, जो बॉडी का अलाइनमेंट है, वो परफेक्ट तरीके से मूव करे, जैसे कोई एनर्जी का मूवमेंट हुआ है आपके पास। ऐसा लगना चाहिए कि आप जब चलें तो कुछ कोई विशेष एनर्जी आपके पास से निकली हो, किसी के पास से निकली हो, उसको ऐसा लगना चाहिए। और जब आप कहीं जाकर बैठे तो भीड़ में भी बैठे हो। कुछ लोग होते हैं भीड़ में बैठे होते हैं लेकिन अलग दिखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सभाओं में बहुत लोग बैठे हैं लेकिन एक व्यक्ति अलग दिख रहा है। ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है? तो बैठने की कला और चलने की कला और खड़े होने की कला आपको आनी चाहिए। जब आप खड़े हो तो दोनों पैरों में बराबर रूप से अपने शरीर का भार डालकर खड़े हो। आप देखना वो आपका खड़ा होना आपकी बॉडी को अपने आप सीधा कर देगा। दोनों पैरों पर समान रूप से शरीर का वजन आते ही बॉडी एनर्जी बैलेंस हो जाती है और एनर्जी जो है अपलिफ्ट होने लगती है। और अक्सर हम जो खड़े होते हैं तो एक पैर पर थोड़ा ज्यादा वजन होता है, एक पैर पर थोड़ा कम वजन होता है, एनर्जी इंबैलेंस हो जाती है। तो खड़े होने का सही तरीका है कि आप दोनों पैरों पर समान रूप से भार डालें और एड़ी और पंजों पर समान रूप से भार डालें। आप कभी खड़े हो ना, आप देखना आप केवल एड़ी पर चलते हैं, एड़ी पर खड़े हैं, आप पंजों पर वजन लाते ही नहीं है। एक बार खड़े होकर देखते हैं। आंखें बंद कर लें और थोड़ा सा शरीर को आगे की ओर ले आए, 1 इंच सा। आप पाएंगे कि जैसे पंजों के ऊपर भी भार आ गया। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, जैसे आप खड़े होते हैं, आप पाएंगे पंजों से भार चला गया, एड़ी पर आ गया। अब फिर थोड़ा सा आगे आए, अब आप पाएंगे पंजों के ऊपर फिर भार आ गया। थोड़ा सा फिर पीछे जाएं, अब एड़ी पर चला गया। फिर थोड़ा सा आगे आए और ये जो है आगे आकर पंजों और एड़ी पर समान रूप से जो भार आया है, ये सही तरीका है खड़े होने का, जहां पर पंजे का जो टिप है वो इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए खड़े तो हैं, ताड़ासन कर लेते हैं। अंगुलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे और खींचे पूरा शरीर। एड़ियां भी उठा दें, हाथों को पीछे और खींचे, हाथ थोड़े और पीछे, कंधे भी पूरे ऊपर की तरफ उठ जाएं, रीढ़ की हड्डी पूरी खिंच जाए और चेहरा तो मुस्कुरा ही रहा है जैसे आज लॉटरी निकली गई है। धीरे से वापस। आप सबकी मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए जैसे शादी से पहले हंसा करते थे। हैं?
वैसी आएगी नहीं। चलो जरा कंधे घुमाओ पूरा। हाँ, फिर बदल कर भी। पैर को थोड़ा सा खोलो, हाथों को पीछे पकड़ो और थोड़ी सी कमर को पीछे की ओर मोड़ दो। थोड़ा सा पीछे जाना एंड रिलैक्स। बैठ जाएंगे। तो जब आपने थोड़ा सा शरीर को आगे किया, पंजों पर आपको भार महसूस हुआ या नहीं हुआ? आज से पहले कभी ऐसा अनुभव किया था कि ऐसे भी कुछ होता है? तो सही खड़े होने का तरीका है कि पंजे और एड़ियां समान रूप से इन्वॉल्व होनी चाहिए। और जब आप चल के जाएंगे यहां से, तो आप अपने हाथों का मूवमेंट करना। आपके हाथों का मूवमेंट हो, और हाथों के मूवमेंट के साथ में आपके कंधों का मूवमेंट होना चाहिए। आपका जो हाथ आगे जाए वो कंधा थोड़ा सा आगे आए, ना कि कंधा बिल्कुल रोबोट की तरह सीधा हो। आप पाएंगे आपकी चाल में कुछ अलग एक निरालापन आ गया, और वो चाल आपको ऊर्जा देगी, आपको उत्साह देगी, आपको उल्लास देगी, आपको स्फूर्ति देगी। जो हम वॉक करते हैं, एक्चुअली वो स्फूर्ति से भर जाने के लिए होती है, लेकिन वॉक करने का, चलने का सही तरीका कभी सिखाया ही नहीं जाता। इस कारण से कई बार वॉक शरीर की ऊर्जा को बाहर निकाल देती है, या यूं कहें कि जो ऊर्जा का संचय करने का तरीका था वो सीखा नहीं है। तो आप कभी चलकर देखना, पूरे हाथों का मूवमेंट मिलिट्री की तरह नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक मूवमेंट हो, हाथ का भी हो, कंधे भी इन्वॉल्व हो, और आपके पांव भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, और कदम थोड़े से बढ़कर चले। जितनी कदम में आप चलते हैं, जिस कदम में आप चलते हैं, उससे 1-2 इंच थोड़ा पैर को लंबा कर ले। उतना करते ही आपके शरीर की ऊर्जा बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, या यूं कहें कि ऊर्ध्व गति करनी शुरू हो जाएगी। और फिर हम अपने सांसों को बैलेंस करते हैं। तो सांसों को बैलेंस करने के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अभी करके देखते हैं। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा ऐसे बनाएं। आज सब कुछ अलाइन करना है। राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें। लेफ्ट से श्वास को निकालते हैं बाहर, फिर लेफ्ट से भरें, राइट से निकालें, फिर राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें, फिर लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें, फिर से राइट से भर लें। सीधी कमर है, गर्दन है, सांसें लंबा गहरा भरते रहें और निकालते रहें। जितना ज्यादा श्वास भर सकें भरें, पूरा खाली करें। बार बार अब श्वास की आवाज ना हो, बिल्कुल धीरे धीरे। एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला।
बार बार लगातार यह अभ्यास मन को संतुलित कर देगा, ठहरा देगा, एकाग्र करेगा। आंखें बंद रहें, पूरा श्वास भरें, पूरा निकालें। अपने भागते हुए मन को ठहराएं। दिन भर भागता ही रहता है, कभी तो ठहरे। कोशिश करें, ठहरेगा। प्राणों पर लाएं। अंत में राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दें।